हेलो दोस्तों, हमारे 10th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर, जो है कि वन्य जीव संसाधन, जिसमें कि हम आगे पढ़ते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये जिस भी आवास में हम रहते हैं या फिर जिन भी वस्तुओं का हम यूज करते हैं, जैसे हम सांस लेने के लिए पेड़ों का यूज करते हैं, फिर जो ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं वो पेड़ों का कार्य है। तो वो अदर जो एक प्रकार से जीव है, जैसे अदर जो जंतु है, जैसे अगर हम देखें गाय भैंस बकरी, तो ये सभी हमारे साथ रहने वाले, तो ये प्रकार से जैव विविधताएं अलग अलग हैं। अलग अलग मतलब जैव विविधताओं का मतलब अलग अलग जीवों का पाया जाना। साथ ही में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वजह से इसको एक पारिस्थितिकी तंत्र का ये निर्माण करते हैं, जिसको हम अब आगे जानते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता का अर्थ है कि आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों एवं जंतुओं के विभिन्न प्रकारों से हैं। जितने भी प्रकार के आप जीव जंतु या पादप देखते हो, तो उन सभी को एक साथ मिलाकर हम जैव विविधता बोलते हैं। क्योंकि हम देखते थे अगर अलग अलग पादप होंगे तो उनकी एक प्रकार से उनकी क्रिया भी अलग अलग होगी। उनका हम देख जब हम अगर कुछ फसलों के बारे में जानना है, जैसे गेहूं है तो वो उसके अलग एक प्रकार से उसके करेक्टर्स हैं। अगर हम बाजरे के बारे में बात करें तो बाजरा एक अलग प्रकार से करेक्टर्स रखता है। और साथ ही में अगर हम अदर जो फसल से या फिर किसी भी पेड़ पौधे हो, तो हम दो पेड़ों के बारे में एक सिमिलरिटीज नहीं बता सकते, तो वो भी एक प्रकार से डिफरेंसेस रखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता। इसके बाद हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। किसी क्षेत्र की पादप और जंतु अपनी भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर है तथा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो इस एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। और मानव भी इसी का एक भाग है। तो एक प्रकार से इस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जितने भी पादप हैं, जीव जंतु हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो एक प्रकार से कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी पेड़ पौधे हो, तो वो सभी एक साथ मिलकर जिस एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जिसमें कि हम देखते हैं कि बहुत प्रकार के, जैसे इसमें उपभोक्ता दिखाए गए हमारे इस चित्र में, जिसमें जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है। मतलब एक प्रकार से हम देखें तो जो खुद स्व उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, उसके बाद में उच्च उपभोक्ता होते हैं, और फाइनल में अपघटक होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इनकी स्टेजेस पाई जाती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो भारत में समृद्ध देश है। यह भारत इस मामले में काफ़ी ज़्यादा समृद्ध देश है। यहाँ विश्व की सारी उपजातियों की लगभग 8% संख्या पाई जाती है। और एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के विलुप्त होने का खतरा है। जिसमें कि ये प्रकार से काफ़ी ज़्यादा विकट परिस्थिति भी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि IUCN नाम दिया गया है। जैसे कि जिसमें अलग अलग जो स्थितियों में संकट, एक प्रकार से अलग अलग जो स्थितियां हैं उनमें उन्हें दर्शाया गया है। जैसे सामान्य जातियां ऐसी जातियां जिनकी मात्रा बहुत संख्या में पाई जाती है, तो उनको हम सामान्य जातियां बोलते हैं। फिर आती है संकटग्रस्त जातियां, ऐसी जिनके ऊपर थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। जैसे उनका अगर हम देखें तो कुछ है जो एक प्रकार से कुछ जानवरों का ज़्यादा ही एक प्रकार से हम देखें तो उनके ऊपर उनको एक खाने में यूज में लिया जाता है, मीट के रूप में। तो एक प्रकार वो प्रजातियां हैं। फिर आती हैं वल्नरेबल या फिर सुवेद्य जातियां, जिनके ऊपर बहुत अधिक खतरा मंडरा रहा है। फिर आती हैं दुर्लभ जातियां, जिनके लगभग एक प्रकार से वो बहुत ही कम मिलती हैं, या फिर अब एक प्रकार से कि वो लगभग एक प्रकार से खत्म होने के नज़दीक है। और स्थानिक जाति ऐसी जाति है तो एक रीजनल होती हैं। जैसे किसी एरिया में एक स्पेशल प्रकार का जानवर पाया जाता है या फिर एक पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो जैसे रेगिस्तान में हम देखते हैं, तो रेगिस्तान में वो एक प्रकार से हम देखते तो कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, तो वो वहीं पे स्पेसिफिकली पाई जाती है। कुछ जैसे हमारे जो नीलगिरी माउंटेन्स है वहाँ पे पाई जाती है। और साथ ही हम देखते हैं हिमालयाज में भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जो स्पेशली सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, तो उनको हम स्थानिक जातियाँ बोलते हैं। और साथ में हम बोलते हैं लुप्त जातियाँ। तो ऐसी जातियाँ तो नष्ट हो चुके हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जो बहुत से, जैसे डायनासोर के बारे में बात करते हैं, तो डायनासोर एक ऐसी प्रजाति है जो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। फिर कुछ ऐसी प्रजातियां भी है जो लुप्त होने के कगार पर है, तो उन्हीं को हम एक प्रकार से लुप्त प्रजातियां बोलते हैं। फिर हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं सामान्य जातियां। वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और रोडेंट्स आदि। तो इस प्रकार उनको सामान्य जातियों के रूप में जाना जाता है। फिर आती है संकटग्रस्त जातियां, जो विजातीय जिनकी लुप्त होने का खतरा है और जो विपरीत परिस्थितियों के कारण लगातार कम हो रही हैं,
जिनका जीवित रहना कठिन है। और इसमें जैसे आते हैं जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, संघाई, जिसे कि मणिपुरी हिरण के रूप में भी जाना जाता है। तो आदि जातियाँ इसमें मानी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुबेदे, जो कि वल्नरेबल रूप में जानी जाती हैं। वे जातियाँ जिनकी विपरीत परिस्थितियों होने के कारण संख्या में लगातार कमी हो रही है, और जो संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में शामिल हो सकती है, जिसमें कि हम मान सकते हैं विपरीत परिस्थितियों से मतलब है एक प्रकार से कि उनका शिकार ज़्यादा हो रहा है, या फिर एक प्रकार से उनकी जो पर्यावरण की स्थितियाँ हैं वो बदल रही हैं, या फिर एक प्रकार से उनका जो जो रेजिडेंशियल है जहाँ पे वो रहते हैं, जैसे कोई नदियों के पास रहने वाली और नदी अपना एक प्रकार से पानी कम हो रहा है, तो इस वजह से भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा संकट हो रहा है। जैसे हम देखते हैं नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो गंगा नदी के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से गंगा नदी में डॉल्फिन की मात्राएं कम होती जा रही है। तो इस वजह से भी एक प्रकार से हमें इन जातियों के बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम बात करते हैं दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम है तथा अभेद्य है। संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में भी ये आती हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं कि स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से लगभग विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं, जैसे कि अंडमान टील, निकोबारी कबूतर, अरुणाचल के मिथुन आदि। तो ये एक प्रकार से स्थानिक जातियाँ हैं, वो केवल स्पेशली वहीं पे पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करें लुप्त जातियों की। विजातियाँ जो उनके रहने की प्रकृति का ओशो में खोजने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, या फिर एक प्रकार से हम उनके प्राकृतिक इलाकों में जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एक प्रकार से वो लुप्त है, वहाँ पे एक भी अब मौजूद नहीं है, तो उनको हम लुप्त प्राय जातियाँ बोलते हैं। यह उपजातियाँ स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप एवं पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं, जैसे कि एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख। तो ये सभी एक प्रकार से अब यहाँ से या फिर एक प्रकार से इनका जो रेजिडेंस था वहाँ से एक प्रकार से गायब हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं वन और वन्य जीव ह्रास के कारण। इसमें फर्स्ट है कृषि क्षेत्र में विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किमी वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। एक प्रकार से हम जिसके बारे में हम वैसे भी जानते हैं कि जो जैसे जैसे जनसंख्या की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम देखते हैं कि कृषि की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, और कृषि की जरूरत पड़ने पर जो वन क्षेत्र है उनको एक प्रकार से खत्म किया जाएगा, फिर वहाँ पे कटाई की जाएगी और वहाँ पे कृषि की जाएगी। तो इस वजह से जो वन क्षेत्र है वो काफ़ी संख्या में कम हो रहे हैं। और उसके साथ हम बात करते हैं कि अधिकतर जनजातियां क्षेत्र विशेष कब कर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती, जैसे कि एक प्रकार से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या फिर स्लेश एंड बर्न कृषि, जिसे कि जहाँ पे जला दिया जाता है और फिर एक प्रकार से जहाँ पे काटा जाता है फिर जला दिया जाता है और फिर उसके बाद में वहाँ पे खेती की जाती है, तो क्या चलते उन्होंने कटाई का या निम्नीकरण हुआ है। तो इस वजह इसके बाद हम बात करते हैं संवर्धन या फिर एनक्रोचमेंट वृक्षारोपण की। वाणिज्य की दृष्टि से किसी एक प्रजाति के पादप का वृक्षारोपण किया जाता है, उसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत में कई समय संवर्धन वृक्षारोपण किया गया, जिसमें दक्षिण भारत में सागवान के एकल रोपण से, हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से, और हिमालयन ओक और रोडेंड्रोन वनों का नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो मेनली किसी एक एक प्रजाति के पादप को अगर ज़्यादा बोया जाता है तो वो एक प्रकार से जो वहाँ की जो मेनली अगर वहाँ पे रहने वाली जो प्रजातियाँ थी उनको नष्ट कर देता है। इस वजह से उसका पर्यावरण के ऊपर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिसके बाद हम बात करते हैं इसकी विकास परियोजनाएं। भारत में बहुत सी विकास परियोजनाओं के द्वारा वनों का बहुत अधिक नुकसान होता है। भारत में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण सन 1952 से अब तक लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पे कटाई ज़्यादा की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं खनन की। खनन के कारण बहुत से क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों का नुकसान होता है और कई प्रकार की प्राकृतिक जो अवशेष हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। डोलोमाइट के खनन के कारण पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी स्थितियाँ हैं जिससे कि खनन में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है जा रहा है। और हम देखें तो खनन भी एक प्रकार से उन्हीं इलाकों में ज़्यादा किया जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है या फिर जंगलों की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद हम आगे बात करें संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों का संपन्न और गरीब लोगों के बीच समान वितरण होने से अमीर लोग संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जो अमीर लोग जो अपनी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं, और एक प्रकार से जो वनों का है तो वनों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हो, इस वजह से पर्यावरण को काफ़ी विपरीत प्रभाव झेलना पड़ता है। जिसके बाद हम बात करते हैं हिमालयन नींव की। हिमालयन नींव चीड़ के जैसा एक सदाबहार वृक्ष है जो औषधीय पौधा होता है। यह पौधा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं एक प्रकार से ये ठंडे इलाकों में उगने वाला एक पौधा है। और इस पौधे के पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों में टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसे विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए काम में लिया जाता है। और इस पौधे से बनी दवाइयों का कैंसर रोगों के उपचार में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव की। क्या क्या इसके सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं जब संसाधनों की कमी हो रही है। तो संसाधनों के कम होने से समाज को और ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव झेलने को पड़ते हैं।
कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए महिलाओं को बहुत दूर तक पैदल चल कर जाना पड़ता है। वनोन्मूलन, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाएं बढ़ जाती हैं, जिससे गरीब समाज के काफ़ी नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में वन और वन्यजीव का संरक्षण ये किस प्रकार से किया जा सकता है। तो भारत और वन और वन्यजीव संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। वन्य जीवन और वनों से हो रही कमी के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, जिसके लिए सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, जिसमें कि भारत में हो रहे वन और वन्यजीव के लगातार नुकसान को देखते हुए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के कारण वनों की कटाई और वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत के क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और कई प्रकार के जानवरों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इस प्रकार से इसी जो एक प्रकार से ये एक्ट बनाया गया है उसी के अंडर में चल रहे हैं ये सभी कार्य। उसके बाद हम बात करते हैं कि वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण, जिसमें अलग अलग जो वन है उनको अलग अलग जो एक बार श्रेणियां हैं उनमें बांटा गया है। जैसे कि हम फर्स्ट बात करते हैं आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वनों को आरक्षित वन घोषित किया गया है। आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है और एक प्रकार से इन इलाकों में ना ही किसी प्रकार की कोई खेती की परमिशन होती है और साथ में ना ही यहाँ पे किसी प्रकार की कोई जो लकड़ी कटाई या फिर किसी प्रकार की कोई व्यावसायिक एक्टिविटी करने की कोई भी परमिशन नहीं होती। इसमें एक प्रकार से जो टूरिज्म एक्टिविटी है वो की जा सकती है, लेकिन वो भी बिना परमिशन के नहीं की जा सकती है। जिसके बाद हम बात करते हैं रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वनों का है, जो कि एक प्रकार से वहाँ पे रक्षित या फिर वहाँ पे एक प्रकार से हल्की अगर हम देखें तो नॉर्मल एक मात्रा के अंदर लकड़ी इकट्ठा करने की वहाँ परमिशन होती है। रक्षित वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की, जो कि आरक्षित और रक्षित वनों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होता है अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। जो कि काफ़ी हम देखें तो कुछ छोटे इलाकों में एक प्रकार से वन उपस्थित होते हैं तो उनको एक प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया गया, तो उनको अवर्गीकृत वन की श्रेणी में रखा गया। तो इस प्रकार की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद हम बात करते हैं वन संरक्षण की। तो मानव समुदाय के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए सरकार की नीतियों के द्वारा भी कई प्रकार के संगठन बनाकर संघर्ष किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित किया गया है, जहां पर शिकार वर्जित है। तो एक प्रकार से स्पेशली अगर हम देखें तो 5 गांव में ये मिलाकर एक प्रकार से इसको घोषित किया गया है, तो ताकि एक प्रकार से जो वहाँ की जो स्पेशल जो चीज़ें हैं उनको एक प्रकार से कंजर्व किया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं वनों की रक्षा के लिए उत्तराखंड के चमोली जिले में चिपको आंदोलन भी किया गया था। और उसी के साथ तो इस प्रकार के हम देखें तो वन संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। और आज से ही नहीं, हम देखें तो हमारे भारत में बहुत पहले से जो वन संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे जो एक प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं या फिर एक प्रकार से पेड़ों के प्रति हमारी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम रिस्पेक्ट मान सकते हैं या फिर हमारी एक प्रकार से मान सकते हैं कि ये पेड़ हमारे लिए जीवन देह हैं। तो इस प्रकार से हम उनके वो काफ़ी ज़्यादा वन संरक्षण के ऊपर हमारा प्रभाव रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसके बढ़ाव के कारण जो वनों की मात्रा है या फिर वनों की कटाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और या फिर एक प्रकार से इनको नहीं रोका जा रहा है। तो इस वजह से एक प्रकार से जो इसका काफ़ी ज़्यादा विपरीत प्रभाव हमारे पर्यावरण के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसका हम मान सकते हैं जैसे काफ़ी ज़्यादा बारिश होना या फिर बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाढ़ या फिर एक प्रकार से अत्यधिक मात्रा में सूखा पड़ना या फिर एक प्रकार से हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी होना। तो ये भी इसके मेन कारण है कि जो वनों की कटाई की वजह से जो हमारा पर्यावरण के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है वो एक प्रकार से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह। तो आज हमने पढ़ा कि जिसमें कि वन और वन्यजीव किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है और किस प्रकार से हम इनका आगे यूज करते हैं। और अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर 3 क्या है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।